बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन पर इंसान और जानवर कैसे वजूद में आए, उसके मुतालिक डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी पेश की थी। इस थ्योरी के मुतालिक अभी भी इख्तिलाफ है कि यह सही है या गलत है। अभी हाल ही में ध्रुव राठी साहब ने एवोल्यूशन पर 2 वीडियोस बनाई है, जिनमें उन्होंने डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी की वकालत की है और उसको सही साबित करने की पूरी कोशिश की है। क्लिप सुनिए। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ ईयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को ही नकार देते हैं, कहते हैं कि यह झूठ है। इतना ही नहीं, बल्कि वो तो उसको हकीकत और सच्चाई कहते हैं। सुनिए। इसीलिए बड़ी हैरानी की बात है कि आज के दिन भी कुछ लोग एवोल्यूशन को सच मानते नहीं हैं। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि एक फैक्ट भी है। बल्कि यहां तक कह दिया कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। क्लिप सुनिए। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो साबित कर पाए कि एवोल्यूशन सच नहीं है। एस्टिमेट किया जाता है कि आज के दिन करीब 97% साइंटिस्ट का मानना है कि एवोल्यूशन एक सच्चाई है। अगर ये सारी बातें सही है तो फिर क्या कुरान में कही गई बातें गलत है, या अभी तक हम कुरान की बातों को सही तौर पर समझे ही नहीं? आखिर हकीकत क्या है? स्कूल और कॉलेजों में भी ये थ्योरी इस तरह पढ़ाई जाती है कि जैसे यही एक सच्चाई है। इसी से मुतासिर होकर कई मुस्लिम लोग भी इस थ्योरी को सही समझ रहे हैं। उसमें कई मशहूर हजरात के नाम भी है, जैसे मौलाना आजाद, अल्लामा इकबाल। यहां तक कि कुछ लोग कुरान की आयतों को और एवोल्यूशन थ्योरी को एक करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि इस थ्योरी में और राठी साहब की बातों में कितनी सच्चाई है और उसमें अक्ल कहां तक साथ देती है। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक इंसान और तमाम जानवरों की शुरुआत एक सेल से होती है। एक ऐसा सेल था जिसमें जिंदगी नहीं थी, कोई सलाहियत, शऊर, एहसास, जहानत, समझदारी कुछ नहीं था। उस सेल ने तरक्की की और उसमें जान पैदा हो गई और एक सादा से सेल से ऐसी रंग बिरंगी मखलूकात वजूद में आई। जरा इस बात को राठी साहब की जबान से सुने। फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, शॉर्ट फॉर्म में हो गया FUCA। उस वक्त कोई जीन्स नहीं थी, कोई DNA नहीं था, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो एक RNA में असेंबल हो गए। इस RNA ने एक मॉलिक्यूल बनाया PTC नाम से और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज कर गया, जिससे ये फूका बना। हम सबका ये पहला एंसेस्टर एक सेल भी नहीं था। यहां सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि ये सिर्फ अंदाजे हैं। पहले ये हुआ था, फिर वो हुआ था। ये सिर्फ इंसानी ख्यालात की इमारत है, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। न किसी ने ये होते हुए देखा और न कोई ऐसी दलील है जिससे ये यकीन हो जाए कि ऐसा ही हुआ था। दूसरी अजीब बात यह है कि ये जो सारी कहानी सुनाई, उसके लिए इतनी ज्यादा कारीगरी और इंटेलिजेंस चाहिए कि आज भी इंसान इतनी तरक्की के बावजूद इस कहानी को हकीकत नहीं बना सकता। सवाल यह है कि इंसान बेपनाह वसाइल और जहानत के बावजूद जो काम नहीं कर सकता, वो इत्तिफाक से कैसे हो गया? अभी तक तो ये बेजान था, फिर उसमें इत्तिफाक से जान आ गई। उसमें जान कैसे आई, वो सुनिए। 3.8 बिलियन ईयर्स पहले फूका इवॉल्व कर जाता है एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। इसे हम बुलाते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं धरती पर, पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर था जो कि लूका है। पर आए तो लूका का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिला सेल डिवीजन के द्वारा, और काफी मिलियंस ऑफ सालों बाद एवोल्यूशन हुआ जब लूका 2 में ब्रांच आउट कर गया। बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से काफी सिमिलर हैं। बस फर्क ये है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये जो बातें कही गई है वो इतनी ज्यादा बारीक और पेचीदा है कि आम इंसानों को समझ में भी नहीं आती। कुछ ज़हीन लोगों को सालों तक मेहनत करने और जानदारों के जिस्मों पर रिसर्च करने के बाद मालूम हुई। हैरानी की बात यह है कि लूका तो बगैर रिसर्च के ये सब जानता था, और सिर्फ ये नहीं कि वो जानता था, बल्कि वो जैसा चाहता था वैसा बन भी जाता था। मतलब वो खुद एक लैब भी था। मतलब लूका इंसानों से ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्निकल था। ये कितनी नामाकूल बात है। अगर कोई कहे कि लूका में कोई समझ, शऊर या जहानत नहीं थी, ये तो सब इत्तिफाक से हो गया। अगर
इतना बड़ा काम भी इत्तिफाक से हो सकता है, तो मुझे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे पास रखे हुए कागज इत्तिफाक से 500 के नोट बन जाएंगे, या मेरा चाइना का मोबाइल इत्तिफाक से आईफोन बन जाएगा। जिस तरह ये इत्तिफाक नामुमकिन है, इसी तरह वो इत्तिफाक भी नामुमकिन है, क्योंकि जितनी कारीगरी 500 के नोट में या आईफोन में होती है, उतनी ही कारीगरी एक जिंदा सेल में होती है। यहां एक सवाल ये भी है कि एक बेजान चीज से जानदार सेल कैसे पैदा हो गया। हालांकि साइंस का मानना है कि बेजान चीज से जानदार चीज पैदा नहीं हो सकती। एक दूसरा सवाल यह है कि वो जान जो उसमें पैदा हुई, उसकी क्या हकीकत है। वो जान जिसकी वजह से एक जानवर जिंदा समझा जाता है, वो क्या चीज है। वो जान कैसे वजूद में आई, कहां से आई। इन तमाम सवालात के जवाब अभी बाकी है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और उस सेल में से एवोल्यूशन होता है और कई तरह के जानवर पैदा होते हैं। उसके 4 असबाब बताए जाते हैं। हम उनमें से एक एक को समझते हैं। पहला सबब है नेचुरल सिलेक्शन। उसको समझिए। जब भी रिप्रोडक्शन होती है, इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, जीन्स जो है वो एक से दूसरे जीव में जाती हैं। हमारी जीन्स बच्चों में पास ऑन होती हैं, और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, और ये वेरिएशंस अक्सर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी इनहेरिट करी जाती हैं। अक्सर ये जो वेरिएशंस होती है, इनमें से कुछ फायदेमंद रहती हैं, कुछ नुकसानदायक रहती हैं अपनी इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ डाई आउट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। इस कहानी में कई बातें हजम कर गए। ये सारी बातें तो बाद में बताना, पहले ये तो बताए कि मेल और फीमेल का सिस्टम कौन से नेचुरल सिलेक्शन से हुआ। बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, ये मेल और फीमेल कैसे वजूद में आ गए। फिर मेल और फीमेल से नई नस्ल पैदा होने का एक परफेक्ट सिस्टम कैसे बना, उसमें कौन सा नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। मेल ने कैसे फैसला किया कि मेरे अंदर इस तरह की म्यूटेशन होगी तो फीमेल से मिलकर मैं नई नस्ल पैदा कर सकूंगा। इसी तरह फीमेल ने यह कैसे फैसला किया कि मेरे अंदर इस तरह की म्यूटेशन होगी तो मैं मेल से मिलकर नस्ल बढ़ा सकूंगी। और यह भी कि मेरे अंदर यूटेरस का सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जिसकी वजह से नस्ल आगे बढ़ सकती है। राठी साहब ये सारे सवाल हजम कर गए और सीधे जेनेटिक म्यूटेशन पर आ गए। दूसरी अहम बात यह है कि नेचुरल सिलेक्शन पर जितनी बड़ी इमारत खड़ी की है, उस हिसाब से उस पर एक सवाल यह है कि सिलेक्शन करने वाला कौन है। सिलेक्शन के लिए बहुत ही आला किस्म की जहानत चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन में जो जाहिरी तौर पर और जेनेटिक लेवल पर जो बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए, उसके लिए बारीक प्लानिंग की जरूरत है। अलग अलग स्पीशीज में जाहिरी और अंदरूनी तौर पर बड़ा और बारीक फर्क होता है। उसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के लिए 2 बातें जानना जरूरी है। एक तो यह कि मेरे लिए अब कौन सी शक्ल सूरत बेहतर होगी। दूसरी बात यह कि उस शक्ल सूरत में जाने के लिए मुझे अपने जीन्स में कौन सी तब्दीलियां लानी पड़ेगी। और इन दोनों बातों को तय करने के लिए जहानत जरूरी है। जैसे डायनासोर की मिसाल दी। डायनासोर्स के समय में कुछ डायनासोर्स इवॉल्व किए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कि उनका साइज बड़ा हो जाए, बाकी और प्रेडेटर से उनका बचना आसान हो जाएगा अगर वो बड़े होंगे तो। लेकिन दूसरी तरफ जब कहीं पर खाने की कमी देखने को मिली तो फिट होने का मतलब था अपना साइज छोटा करना, ताकि आपकी खाने की रिक्वायरमेंट कम हो सके। इसलिए कुछ का एवोल्यूशन हुआ कि वो डायनासोर्स साइज में छोटे हो जाएं। अब छोटा या बड़ा होने के लिए 2 बातें जानना जरूरी है। एक तो यह कि अपनी जान बचाने के लिए या भूख से बचने के लिए कैसी तब्दीली मुनासिब रहेगी। दूसरी बात यह कि वो तब्दीली लाने के लिए जाहिरी तौर पर या जीन्स में क्या तब्दीली लानी पड़ेगी। सवाल यह है कि ये 2 बातें किसने समझी और किसने फैसला किया, उसका कोई जवाब डार्विनिज्म के पास नहीं है। और इस सवाल से बचने के लिए वो इत्तिफाक का नाम लेते हैं कि ऐसा इत्तिफाक से हो गया। भाई, अगर हर बात में इत्तिफाक ही की रट लगानी है तो ये क्यों नहीं कह देते कि इंसान और तमाम जानवर इत्तिफाक से पैदा हो गए। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मेरे मोबाइल में 4G नेट की दिक्कत थी, कई दिनों तक ये दिक्कत रही, फिर एक दिन मेरे मोबाइल में खुद ब खुद जान आ गई और उसमें हरकत होने लगी। फिर 1-2 दिन के बाद मेरा मोबाइल 4G से 5G हो गया, फिर उसकी जान निकल गई। एक ऐसी कॉमेडी है। एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी ऐसी ही कॉमेडी पर टिकी हुई है। वीडियो में कहा गया है कि वेरिएशन नुकसानदेह भी होता है
और फायदामंद भी। फिर जो फायदामंद होता है उससे एवोल्यूशन होता है। क्लिप सुनिए। अक्सर ये जो वेरिएशंस होती हैं इनमें से कुछ फायदेमंद रहती हैं, कुछ नुकसानदायक रहती हैं अपनी इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सरवाइव कर पाती हैं, कुछ डाई आउट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। यह बात बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। कई साइंसदानों ने तजर्बा करके देख लिया है कि वेरिएशन यानी कि तब्दीली हमेशा नुकसानदेह होती है। जीन्स में कोई भी ऐसी तब्दीली मुमकिन ही नहीं कि उससे जानवर की एक नई किस्म वजूद में आ जाए। बीजी रंगनाथन लिखते हैं कि वेरिएशन हमेशा छोटे और नुकसानदेह होते हैं या फिर बेफायदा होते हैं। वेरिएशन के नतीजे में कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता। एक साइंसदान वरीन वेवर, जो कि खुद एवोल्यूशन को मानता है, उसने कहा है कि इस बयान से बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे कि वेरिएशन से पैदा होने वाली तमाम जीन्स नुकसानदेह होती है। डार्विनिस्टों ने फलों पर बैठने वाली मक्खियों पर कई दहाइयों तक तजर्बात किए। खास तौर पर उनको मुंतखब करने की वजह यह थी कि उनमें नस्ल तेजी से बढ़ती है। उनको हर तरह के इन्वायरमेंट में रखा गया, सख्त गर्मी में, सख्त ठंडी में, सख्त शुआओं में और सख्त अंधेरी में, और किमियाई मादों के साथ उनको रखा गया। उसका क्या नतीजा मिला? गॉर्डन टेलर, जो कि खुद एवोल्यूशन का तरफदार है, उससे जानिए। वो लिखता है कि मक्खियों की अफजाइश नस्ल के उन हजारों तजर्बात में जो दुनिया भर में 50 बरसों से जायद अरसे में हुए, एक भी नई मक्खी पैदा होते नहीं देखी गई और न कोई नया एंजाइम भी जिससे जिंदगी आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सके। खुलासा ये कि जीन्स में ऐसी तब्दीली होती ही नहीं जिनसे एक नया जानवर वजूद में आ सके। नेचुरल सिलेक्शन के लिए एक मेंढक की मिसाल दी, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, एक जंगल में रहता है। इसके 5 बच्चे होते हैं, 5 में से 4 ब्राउन कलर के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है। एक ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों के बीच में। इसके चलते इसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर का मेंढक दिख नहीं पाता, बच जाता है और आने वाली पीढ़ी अब इसकी ग्रीन कलर की होती है। मेंढक की मिसाल से यह तो मालूम होता है कि किसी माहौल और हालात की वजह से एक कलर के मेंढक बाकी रह जाएं और दूसरे खत्म हो जाए, लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि मेंढक परिंदा या बिल्ली भी बन सकता है। नेचुरल सिलेक्शन से यह तो हो सकता है कि कोई स्पीशीज हलाक होने से और खत्म होने से बच जाए या उनमें छोटी मोटी तब्दीली आ जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पूरी किस्म ही बदल जाए। एवोल्यूशन के मानने वाले कहते हैं कि इन्वायरमेंट से जीन्स में तब्दीली आती है और नई स्पीशीज यानी कि जानवरों की नई किस्म वजूद में आती है। क्लिप सुनिए। और इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर सिर्फ अपने आसपास का क्लाइमेट और तापमान नहीं है, बल्कि अपने आसपास के रहने वाले प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज भी हैं। एक सिचुएशन में कौन कितना अच्छे से फिट हो पा रहा है। इसमें सवाल तो यह है कि इन्वायरमेंट में मुश्किल से 10 चीजें आती होंगी: गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, जमीन, खुराक, पेड़ पौधे और दूसरे जानवर। अगर इन्वायरमेंट यानी कि माहौल और आसपास के हालात से म्यूटेशन आती है तो जानवरों की किस्में 100-200 या ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जमीन पर लाखों किस्म के जानवर आबाद है। इसलिए यह कोई लॉजिक ही नहीं बनती कि आसपास के माहौल से नई किस्म के जानवर वजूद में आते हैं। उसमें और भी सवाल हैं, लेकिन अभी हम उनको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यहां तक एवोल्यूशन के 2 कारण बताए गए, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। उन दोनों का जवाब दे दिया। अब तीसरा कारण सुनिए। तीसरा कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। इसे एक बेसिकली बड़े धमाके की तरह समझो एनवायरनमेंट में, जिससे सब बदल जाता है। कोई बड़ा डिस्ट्रप्टिव इवेंट, मान लो एक जानवर की एक स्पेसिफिक स्पीशीज है जो एक स्पेसिफिक आइलैंड पर ही पाई जाती है और उस आइलैंड पर वोल्केनो फूट जाता है, सब खत्म हो जाता है, तो वो एनिमल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस एनिमल की कोई सब स्पीशीज एक पास के बगल के आइलैंड पर मौजूद थी, तो वोल्केनिक डिजास्टर के बाद अब उस सब स्पीशीज को मौका मिल जाएगा फैलने का, और आने वाले टाइम में वो सब स्पीशीज ही हर जगह मौजूद दिखेगी। इससे यह तो हो सकता है कि जानवर की जिंदा किस्मों में से बहुत सारे हलाक हो जाए और 1-2 बच जाए, लेकिन उससे यह तो नहीं हो सकता कि एक नई किस्म पैदा हो जाए। उसकी मिसाल सुनिए।
ऐसा अमेरिका में हुआ था आज से कई 100 साल पहले। नॉर्थ अमेरिकन बाइसन अमेरिका में हर जगह पाया जाता था, लेकिन इंसानों ने इसकी हंटिंग करके इसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन इसकी एक सब स्पीशीज प्लेन्स बाइसन नाम से अमेरिका के एक नेशनल पार्क में बची रहेगी। जब बाद में कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किए गए इसे बचाने के, तो इसकी पॉपुलेशन जब दोबारा से रीग्रो करी तो सारी जो पॉपुलेशन आई वो इस सब स्पीशीज से ही आई। बात बिल्कुल साफ है कि इससे कोई जानवर की नई किस्म पैदा नहीं हुई, बल्कि जो पहले से थी उनमें से एक बच गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत बड़ा जलजला आया तो चूहा हाथी बन गया। दूसरी मिसाल सुनिए। इनके 200 ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर एक रिसेसिव जीन थी, जिससे एलिस वैन क्रेवेल्ट सिंड्रोम होता है। ये एक ऐसी बीमारी जिससे आपके हाथ पैर छोटे हो जाते हैं और ज्यादा उंगलियां होती हैं आपके हाथों पर। क्योंकि अपने आप में ही इंटरमैरी करते रहे, ये रिसेसिव जीन भी उभर कर आ गई और एवोल्यूशन के चलते आज के दिन दुनिया भर में किसी भी और प्रकार के लोगों से ज्यादा एमिश लोगों में ही ये बीमारी देखने को मिलती है। उसमें भी जिस खानदान की मिसाल दी गई है उसमें नुकसान और ऐब पैदा हुआ है, और हमने पहले बता दिया कि किसी भी तरह की जेनेटिक तब्दीली हमेशा नुकसानदेह होती है या बेफायदा होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान में ऐसी कोई तब्दीली आ जाए कि वो एलियन बन जाए। चौथा सबब क्या है, सुनिए। अब आते हैं चौथे कारण पर, जो कि है जीन फ्लो। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन माइग्रेट करती है दूसरी पॉपुलेशन की तरफ और उनमें मिक्सिंग देखने को मिलती है। ये सबब बहुत ही ज्यादा महदूद है। इससे जानवरों की इतनी ज्यादा किस्में वजूद में नहीं आ सकती। अगर ये सबब इतना ही ज्यादा आम है तो अभी तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। लाखों जानवर हैं, उनमें तजर्बा करके कम से कम 1000 जानवरों की नई किस्में बनाकर दिखाओ, लेकिन यकीन है कि ऐसा नहीं कर सकते। मज़कूरा तमाम बातों से मालूम हो गया कि एवोल्यूशन के लिए कोई भी दलील यकीनी नहीं है, बल्कि अक्सर दलीलें तो इत्तिफाक के सहारे सांस ले रही है। उसके बावजूद राठी साहब कहते हैं कि ये एक फैक्ट भी है। सुनिए। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि एक फैक्ट भी है। दरअसल बात यह है कि वो ठंडी में बाल उगने की, चमड़ी का रंग बदल जाने की, आंखों का रंग बदल जाने की, चमड़ी का कैंसर हो जाने की, एक नई उंगली निकल आने की और इस तरह की छोटी छोटी मिसालों से वो ये साबित करना चाहते हैं कि छिपकली और मगरमच्छ परिंदा बन गया और मछली मगरमच्छ बन गई। यानी कि जब चमड़ी का रंग बदल सकता है तो मछली मगरमच्छ क्यों नहीं बन सकती? किसी जानवर के बदन पर बाल बढ़ सकते हैं तो छिपकली परिंदा क्यों नहीं बन सकती? अब पता नहीं ऐसी दलीलों पर जवाब देना चाहिए या हंसना चाहिए। उसके जवाब में मैं कुछ कहूं उससे अच्छा है कि राठी साहब ही उस पर कुछ कह दे, तो फिर उन्हीं से सुनिए। कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं और के ऊपर फ्लाइट्स में 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे कि क्या बकवास चल रही है। बिल्कुल यही हाल है एवोल्यूशन के सबूतों और मिसालों का। इतना ही नहीं बल्कि राठी साहब का दावा है कि एवोल्यूशन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और 97% साइंसदान इसको सही मानते हैं। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो साबित कर पाए कि एवोल्यूशन सच नहीं है। एस्टिमेट किया जाता है कि आज के दिन करीब 97% साइंटिस्ट का मानना है कि एवोल्यूशन एक सच्चाई है। क्या ये बात सही है? उसमें कितनी सच्चाई है? उसके अलावा भी कई अहम बातें और जरूरी पॉइंट रह गए हैं, उन पर बात करना जरूरी है। उनके बगैर एवोल्यूशन की पूरी हकीकत सामने नहीं आएगी। वैसे भी मुसलमानों के लिए खास तौर पर यह थ्योरी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये कुरान की वजाहत के खिलाफ है, इसलिए उस पर और ज्यादा तफसील से बात करने की जरूरत है। लेकिन अभी वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी।
अगर आप हजरात उसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। कम से कम 50 कमेंट आएंगे तो मैं उसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलेगी। वैसे अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने नहीं बनाया, पता नहीं कैसे इत्तेफाक से वो वीडियो मेरे मोबाइल में तैयार हो गया और फिर इत्तेफाक से यूट्यूब पर अपलोड हो गया। ये सब कुछ एनवायरनमेंट के चलते हो गया और ये कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सा फंडा है। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि कोई बड़ी मिस्टिकल सी चीज हो रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल फंडा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने तमाम ग्रुपों में फैला दें और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।